जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं हेमेंद्र एकेडमी। आज जो देखेंगे हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके जो 6 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए। यहाँ पर जो देखेंगे ना, जीन पियाजे का पीवाई क्वेश्चन है। आपने अभी तक सीटेट के जितने भी एग्ज़ाम हुए इसमें देखना, जीन पियाजे का हर एग्ज़ाम में 2 से 3 अंकों का आता है। और मैं ये सभी प्रश्नों को आज 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन के माध्यम से लाया हूँ। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से 100% है कि 2 से 3 नंबर का आएगा। इसलिए वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, क्योंकि सीटेट के जितने भी आप एग्ज़ाम देखोगे 2015 से लेकर 2025 तक के, सब में यहाँ पर प्रश्न आते हैं जीन पियाजे का। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। देखो, ये जो टॉपिक है ना, पहले के एग्जाम में पूछा गया है वही है। इसका मतलब जो आंसर लिया गया है मैं उसी को ही बता रहा हूं, इसमें कुछ ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं है। पहला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं। ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें से आपको चयन करना है क्या हो सकता है। दोस्तों, वीडियो को ना आप पॉज कर लेना, पॉज करने के बाद आराम से इसे पढ़ना, पढ़ने के बाद जो है अपने हिसाब से लगाने का प्रयास करो। ठीक है, मैं तो आंसर बताऊंगा ही। क्या आ जाएगा इसका आंसर? बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है, तो आंसर बी रहेगा। देखो, जीन पियाजे जो है ना, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं। कौन कौन से हैं? एक आता है संवेदी गामक अवस्था, जिसे इंद्रजनित गामक अवस्था भी कहते हैं। और इनका जो समय अगर देखें हम, तो जीन पियाजे के हिसाब से जन्म से 2 वर्ष के बीच के समय को कहा है। उसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष के बीच का समय को कहा है। फिर आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 से 11 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए कहा है। और एक आता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसे ही कहते हैं, जो कि 11 वर्ष से आगे के लिए कहा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? आपको बताना है कि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास है, उनके जो सिद्धांत है उसकी सीमा क्या है, कहां तक है इनकी सीमा। आंसर क्या रहेगा? वहां संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। आंसर बी रहेगा, और इसे आपके एग्जाम में लिया हुआ है इसी आंसर को। ठीक है, देखो यहां पर मैंने लिखा है कि पियाजे के अनुसार बालक जो होता है ना, वह वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन और उसकी खोज के अंतःक्रिया पर निर्भर करता है। तीसरा प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि, अब बताओ, जैसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, तो आपको इसके आलोचना करना है। कोई भी एक शब्द, जैसे कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, क्या जाएगा इसका आंसर बताओ। संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है, उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभावों को ध्यान में नहीं रखा। अभी जस्ट दूसरा प्रश्न मैंने बताया था, उन्होंने सिर्फ बच्चे को ही एक केंद्र बिंदु मानकर सब चीज किया है। अच्छा, आप जीन पियाजे के बारे में अगर देखोगे तो सबसे पहली बात ये बताओ, ये कहाँ के हैं? स्विट्जरलैंड के हैं। और इन्होंने अपने बच्चे पर ही प्रयोग किया है कि प्रत्येक दिन अपने बच्चों को ऑब्जर्व में रखा कि बच्चे क्या करते हैं, कैसे सीखते हैं, क्या करना चाहिए इसके साथ। तो ये सब चीज़ जो है अपने बच्चों पर केंद्रित रखा है, और इसमें समाज और संस्कृति के जो प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा है। और यही जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की आलोचना है। आंसर सी रहेगा। पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? अभी बताया था ना, संस्कृति और सामाजिक कारक। तो आपको ये बताना है
गतिविधि, अन्वेषण और जैविक परिपक्वता ये संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन भाषा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो भाषा जो है विचारों को निर्धारित नहीं करती, बशर्ते विचार जो है भाषा को निर्धारित करती हैं। विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उससे बेहतर भी बनाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये रहेगा सही, बी सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से खालिस्तान होती है। बताइए, पियाजे के अनुसार बच्चों की जो सोच है वह वयस्कों से क्या होती है? दोस्तों आप देखना, जैसे कि कोई भी सोच है, ठीक है, जैसे कि दीपक जलता है। अब हमको पता है, वयस्क लोगों को पता है कि दीपक को पकड़ने से क्या होता है, हाथ जलता है, लेकिन बच्चों को नहीं पता है। यानी कि उनकी सोच उस दीपक के लौ के लिए अलग सोच है और एक वयस्क के लिए उस दीपक के लौ की सोच के लिए अलग है। यानी कि दोनों के जो सोच है वह भिन्न है। और ये जो है ऑप्शन यहाँ पर है गुणात्मक रूप से भिन्न, क्योंकि उनको इनके गुण के बारे में पता नहीं है। मात्रात्मक नहीं, मात्रा पता है कितना है, बड़ा है, छोटा है, कितना है, लेकिन गुणात्मक रूप से यहाँ भिन्न होता है। छठा प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? बताओ। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजक और समावेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं? क्या हो सकता है इसका आंसर? अनुकूलन और समावेशन, ये दो चीज को जो है जीन पियाजे ने ज्यादातर फोकस किया है। सातवां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए काम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? बताओ, कौन से ऐसे अवस्था है जिसमें बच्चे जो है कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता उसमें पा लेते हैं? क्या रहेगा बताओ? अभी जस्ट बताया था आपको मैं इनकी अवस्थाओं के बारे में। ये रहेगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अच्छा बताओ, मूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था है 7 वर्ष से 11 वर्ष है। आपको ना ये अवस्था का जो समय काल है उसको याद रखना है एकदम अच्छे ढंग से, क्योंकि यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो 7 से 11 वर्ष के मध्य अवस्था में बालक इंद्रियों और गति के उपयोग से शुरू होता है, और इस उम्र में बच्चे जो है वस्तुओं को पहचानने लगता है, उसका विश्लेषण करने लगता है, उनका विभेदीकरण करने लगता है। तो ये जो है इनमें क्षमता विकसित हो जाती है। ठीक है, और एक चीज और याद रखना कि इस अवस्था में बालक का जो विकास होता है वहां जैसे कि लंबाई, भार, अंक आदि प्रत्ययों पर चिंतन करने लगता है। अगला, पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है खालिस्तान कहलाती है। बताओ, पियाजे के अनुसार एक सतत प्रक्रिया जो मानसिक संरचनाओं को परिष्कृत और परिवर्तित करती है खालिस्तान कहलाती है। नकल उतारने जैसा व्यवहार, वस्तु स्थायित्व है, समावेशन है या संतुलीकरण? क्या रहेगा इसका आंसर? चौथा नंबर रहेगा संतुलीकरण। संतुलीकरण के माध्यम से बालक में स्थायी समझ का विकास होता है और उसकी परिपक्वता को भी प्रदर्शित करता है। 9वां नंबर का प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, तो देखो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से आगे के उम्र के लिए कहा है जीन पियाजे ने। तो आपको एक एक को पढ़ना है। संरक्षण, वर्गीकरण एवं श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है, ये नहीं आ सकता। प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं, ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये जो है लगभग युवावस्था के काल को कहा गया है। परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ है, तो ये बात सही रहेगा, क्योंकि ये जो है किसी भी बात पर चिंतन करने के लिए समर्थ हो जाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ ये कि बालक में अच्छी तरीके से सोचने समझने की समस्या है,
और समस्या का समाधान करने में, निर्णय लेने में, इन सब के बारे में क्षमता का विकास हो जाता है। तो ये सही रहेगा, क्योंकि अमूर्त संज्ञानात्मक जो है वहाँ 11 वर्ष से प्रौढ़ावर्ष तक के अवस्था को कहा गया है। ठीक है, इसमें भाषा संबंधी योग्यता का विकास होता है, समस्याओं का समाधान करने लगता है, चिंतन करता है इत्यादि इसमें आ जाएगा। 10वां प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो किसके साथ संबंधित है आपको बताना है। क्या जाएगा बताओ? इंद्रजनित गामक अवस्था ये जो है जन्म से 2 वर्ष के बीच का है, और इसमें देखना इस उम्र में बच्चे जो है अनुकरण करने लगता है, यानी कि बड़े अपने घर में जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे भी उसी प्रकार से व्यवहार करना प्रारंभ कर देते हैं। स्मृति है, मानसिक निरूपण है, इन सब का विकास होता है, और यही इसका आंसर रहेगा बी ऑप्शन। कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया की दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? बताओ। संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है, क्या जाएगा इसका आंसर? अंतर करना। अंतर करना इसका आंसर सही रहेगा। देखो कैसे बता रहा हूं मैं। अंतर करना एक ऐसी संज्ञानात्मक क्रिया है जो दी गई सूचनाओं के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। भाई आपको कोई सूचना दे रहा है, अब उस सूचना के बारे में आप विश्लेषण करोगे, अंतर करोगे, दोनों में विभेदीकरण करोगे, तो यही तो इसका आंसर हुआ ना, जो कि आपके एग्जाम में इसको लिया गया है, अंतर करना को। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताओ कौन सा कथन सत्य है? जैसे कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, तो ये गलत, बाधक नहीं हो सकता। ये तो जो है उनके विचार को जानने का एक तरीका है। विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित करते हैं, तो ये भी गलत रहेगा, क्योंकि प्रभावित होते हैं। शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, तो ये भी जो है गलत रहेगा दोस्तों। एक निश्चित तरीके से नहीं सीखता, वहाँ एक निश्चित क्रम से सीखते हैं। खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, तो ये जो है डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि बच्चे का विकास जो है सिर्फ स्कूल में नहीं होता, बशर्ते खेल कूद के माध्यम से भी होता है। विद्यार्थी का स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप से संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? बताओ किसके द्वारा यहां समर्थित होता है? संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सी ऑप्शन सही रहेगा। याद रखना यहां पर जितना भी मैं आंसर बता रहा हूं ना, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, और पूछे गए जो आपके जैसे कि बोर्ड है उन्होंने जो आंसर जारी किया है उसी के आधार पर है। समस्याओं का समाधान सरलता से कर सकते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। यह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्न में से किससे संबंधित है? बताओ किससे संबंधित है? तो आंसर रहेगा सहयोग की नैतिकता से। आप देखना प्रश्न में क्या पूछे गए हैं, रिया कक्षा पिकनिक करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है, यानी कि रिया जो है ऋषभ के विचारों से सहमत नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है कि जब तक सहयोग की नैतिकता की भावना नहीं आता तब तक जो है वहां आगे नहीं बढ़ता। भाई एक सिंपल सी बात है, क्लास के लोग सभी पिकनिक जा रहे हैं, अब कुछ लोग हम लोग नहीं जाएंगे बोल दिए, तो इसमें क्या आया? नैतिकता का सहयोग दिखा? नहीं दिखा, या सहयोग का नैतिकता भी नहीं दिखा। तो इस प्रकार से है, इसका आंसर डी रहेगा। यहां सहपाठी विरोध सहयोग की नैतिकता से संबंधित है।
दोस्तों यहाँ पर 15 और 16 नंबर का प्रश्न मैंने शायद कोहेलबर्गर से ले लिया है, कोई बात नहीं, इसको भी देख लेते हैं। कोहेलबर्गर ने प्रस्तुत किए हैं, बताओ, जैसे कि संज्ञानात्मक विकास जो है जीन पियाजे ने किया है, उसी प्रकार से कोहेलबर्गर ने नैतिक विकास के चरण को बताए हैं। अच्छा, नैतिक विकास के चरण कितने हैं? 6 चरण हैं। नैतिक चिंतन, रूढ़िगत चिंतन, आपसी व्यवहार पर चिंतन, सामाजिक चिंतन, व्यक्तिगत अधिकारों पर चिंतन और सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर चिंतन। कोहेलबर्गर के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। शिक्षक जो है बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं। कैसे? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, तभी तो आप उससे जो है नैतिक मूल्यों के बारे में शिक्षित कर सकते हो ना। जब तक आप उसे उसी विषय पर शामिल नहीं करोगे तब तक वह नहीं सीख पाएगा। तो आंसर डी सही रहेगा। 17 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? बताओ, किस अवधि में यह विकसित होता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क ये जो है अमूर्त संख्यात्मक अवस्था में विकसित होता है। अच्छा, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था मतलब बताया था कौन से एज का है? ये रहेगा 11 वर्ष से आगे, और इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संवेदनशीलता का विकास होता है। ठीक है, इसमें परिकल्पित निगमनात्मक तर्क एवं प्रतिज्ञप्ति चिंतन कर सकते हैं। इसमें समस्या समाधान की भावना बढ़ता है, चिंतन करने की क्षमता का विकास होता है। ये सभी क्या है? अमूर्त संख्यात्मक अवस्था के अंतर्गत आता है। ए ऑप्शन सही रहेगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड, यहां पर ग्रेड रहेगा, 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? बताओ, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। जैसे कि 6 से 8 के जो टीचर है उसको संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांतों से निहितार्थ निकालते हुए क्या करना चाहिए? ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। अब एक चीज देखो आप कि अगर क्लास में किसी भी चीज का समाधान चाहिए तो बच्चों को परिपक्व बनाना पड़ता है, तो उसको जो है उसी तरीका से समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए उसके सामने, ताकि बच्चे जो है उस विषय पर अपना तर्क प्रस्तुत कर सके और तर्क आधारित समाधान को देख सके, उसकी आवश्यकता महसूस कर सके, उसके बारे में समाधान खोज सके। तो सी ऑप्शन सही रहेगा, जो कि 18 नंबर प्रश्न का है। पियाजे एवं लेव वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं? बताओ, किस रूप में देखते हैं? यहां क्या हो सकता है इसका आंसर? सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया। सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया इसका आंसर रहेगा। पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी कि जो स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन ज्ञानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिमाण के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। तो कैसे जाना जाता है? बताओ। समावेशन और समायोजन के रूप में। ठीक है, समावेशन और समायोजन के रूप में। बच्चों में प्रतिभाशालीता खाली स्थान के कारण हो सकती है। बताओ, बच्चों में जो प्रतिभाशालीता है किसके कारण हो सकती है? एक तो होता है अनुवांशिकी, किसी के घर में अगर देखोगे प्रतिभावान लोग रहते हैं तो उसके बच्चे में भी वह गुण देखने को मिलते हैं। और एक है वातावरण, जैसे कि जैसा माहौल मिलता है बच्चों को वह उसी तरीके से सीखते हैं। जैसे उनकी संगति अच्छे लोगों से होगा तो स्वाभाविक बात है उनके विचार जो है उसमें आएगा ही। अगर उसकी संगति निगेटिव लोगों से है तो स्वाभाविक बात है वह हर विचार में नकारात्मक ढूंढने का प्रयास करेगा। इसलिए आनुवंशिकता और वातावरण
के बीच एक अंतःक्रिया है जिसमें बच्चों में प्रतिभा का विकास होता है। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि, क्या रहेगा इसका आंसर? अभी बताया था, सबसे पहला इसी को बताया था, बच्चों में और वयस्कों में जो विचार है वह भिन्न रहते हैं, मात्रात्मक भिन्न नहीं, गुणात्मक भिन्न रहता है। सी ऑप्शन सही रहेगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, बताओ जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या होते हैं? इसको ना पहले आप आराम से पढ़ना, फिर इसका आंसर बताना। जैसे कि प्रेरणात्मक अधिगम प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बी ऑप्शन में है कि को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीकों से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। या जो है बच्चे को ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते तथा अन्वेषण करते। दोस्तों इसका आंसर ना डी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न में जीन पियाजे के अनुसार पूछा है ना, तो ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया के व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा उसमें अन्वेषण करते हैं। ठीक है, अगला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? बताओ निम्न में से कौन सी पियाजे की संरचना है? आंसर रहेगा इसका स्कीमा। दोस्तों आप जब भी जीन पियाजे के बारे में पढ़ोगे ना तो एक शब्द आपको सुनने को मिलेगा, स्कीमा। स्कीमा मतलब होता क्या है कि ऐसी मानसिक संरचना से है जो व्यक्ति विशेष के मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित तथा व्यवस्थित करने हेतु विद्यमान है। इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे दिमाग में मौजूद सूचनाओं और अनुभवों का एक मानसिक ढांचा या व्यवस्थित संग्रह होता है, उसे ही स्कीमा कहते हैं। ठीक है, अगला, निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था ये 7 से 11 वर्ष है और इसमें जो है संरक्षण तथा कक्षा समायोजन को विशेषित करता है। याद रखना है मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था में, जैसे कि देखो इस उम्र में बच्चे जो है वस्तुओं को पहचानने और विभुदीकरण करने लगता है। ठीक है, भाषा का पूर्ण विकास होता है। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क भी कर सकता है। तो ये सभी रहता है, जैसे कि बालक अपने पर्यावरण के साथ साथ अनुकूलन है ना के कारण अनेक नियमों भी सीख सकते हैं। तो ये सभी क्या है, मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था के विशेषता के अंतर्गत आता है, जो कि संरक्षण और संयोजन होता है। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को खाली स्थान के रूप में वर्णित करते हैं। किस रूप में वर्णित करते हैं बताओ? आंसर आ जाएगा स्कीमा या फिर मनोबद्ध के रूप में वर्णित करते हैं। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? बताना है आपको कि विकास का मुख्य गुण क्या होता है। विचार सोच में केंद्रीकरण, विचार या सोच में केंद्रीकरण, ये जो होता है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था के बारे में कहा गया है। बालक संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं। बालक निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। आत्म केंद्रित हो जाता है। बालक संकेतों एवं भाषा का विकास तेज होने लगता है। तो यही जो है इसका आंसर रहेगा। 28 नंबर का प्रश्न है कि पियाजे के अनुसार कौन सा संप्रत्यय या रूपरेखा है जो सूचना को संगठित और निर्वाचन करता है? बताइए कौन सा संप्रत्यय रूपरेखा है जो सूचना को संगठित और निर्वाचन करता है? क्या हो सकता है इसका आंसर?
एक्सपोजिट्रो मॉडल। अच्छा, एक्सपोजिट्रो मॉडल मतलब क्या होता है? देखो यहाँ पर मैंने लिखा है, एक्सपोजिट्रो मॉडल एक अवधारणा या ढांचा है जिसके अंतर्गत सूचनाओं को व्यवस्थित व्याख्या किया जाता है। ठीक है। 29वां नंबर का प्रश्न है, 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत की। उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के खालिस्तान चरण पर है। अब देखो, जीन पियाजे ने 4 चरण बताए हैं, उसमें से पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो इसका आंसर यहीं पर मिलता है, 9 वर्षीय लीला। तो 9 वर्ष का मतलब क्या होता है? किस अवस्था को दर्शाया है? मूर्त संख्यात्मक अवस्था। मूर्त संख्यात्मक अवस्था का जो समय है 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच में है, और यहां पर 9 वर्षीय लीला लिखा है, मतलब आंसर सी रहेगा। ये प्रश्न ना आप लोगों के लिए होमवर्क है, और इसका आंसर में कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताना है। चलिए प्रश्न को देखते हैं कि गामक और संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान होता है। गामक और संज्ञानात्मक विकास खालिस्तान होता है बाल्यावस्था तक, किशोरावस्था तक, वयस्कावस्था तक या संपूर्ण जीवन काल के दौरान। ठीक है। इन चारों में से जो भी आंसर आपको सही लगता है वो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।